प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आज हम चौथे वीडियो में आपसे मिल रहे हैं। इसके पहले 3 वीडियो और बना चुका हूं मैं, जिसमें हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनके हल भी समझे हैं। लगभग 150 प्रश्नों के हल समझाए हैं पहले वीडियो में। इसके बाद 2 वीडियो और रहे जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 84 तक के प्रश्नों के उत्तर को समझा है। आज हम प्रश्न क्रमांक 85 से आगे की चर्चा करेंगे। संसाधन से क्या आशय है, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम इस प्रश्न के उत्तर को समझेंगे कि इसका उत्तर क्या है। संसाधन से क्या आशय है, ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है, यानी इनके उत्तर थोड़े आपको बड़े लिखना होंगे। कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मानव को किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मानव को किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे जल एक संसाधन है, क्योंकि इससे मनुष्यों व अन्य जीवों की प्यास बुझती है। खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो यदि यही प्रश्न आपसे कहीं 2 नंबर में पूछा जाता है कि संसाधन से क्या आशय है, तो अगर हम ज्यादा कुछ ना लिख पाए, इतना लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा कि कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मानव को किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। और ये सबसे अंतिम लाइन कि वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो आपको यदि छोटे यानी कम नंबर में पूछा जाए तो आपको कैसे उत्तर लिखना है, और यदि दीर्घ उत्तरीय में पूछे तो आपको कैसे उत्तर लिखना है, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। तो संसाधन मानव जीवन को सुखद और सरल बनाते हैं। आदिकाल में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। संसाधन मानव जीवन को सुखद और सरल बनाते हैं। आदिकाल में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मानव ने अपनी बुद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किया। आज विश्व के वे राष्ट्र अधिक उन्नत व संपन्न माने जाते हैं जिनके पास अधिक संसाधन हैं। यानी जिस राष्ट्र के पास, जिस देश के पास अधिक संसाधन हैं, उन्हें उन्नत और संपन्न माना जाता है। आज संसाधन हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं, इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। तो हमने इस प्रश्न के उत्तर को समझा कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण बताइए। मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव या मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वह मृदा अपरदन कहलाता है। तो हम यहां पर उसके कारण की चर्चा करेंगे कि मृदा अपरदन आखिर किन कारणों से होता है। तो वनों का विनाश पहला कारण है। वनों का विनाश कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने तथा जलाने और इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कई वर्षों में वनों का विनाश हो रहा है। कई वर्षों से वनों का विनाश हो रहा है और इससे भूमि का कटाव बढ़ गया है। तो आपको क्या याद रखना है, वनों का नाश या वनों का विनाश। बाकी आप अपने मन से इसको लिखाएंगे। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, पशुचारण। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा पशुचारण। पशुचारण पर नियंत्रण ना रखने से जंगलों की भूमि की ऊपरी परत हट जाती है और भूमि कटाव होने लगता है, यानी कि मृदा का अपरदन होने लगता है। एक और कारण है झूमिंग कृषि। आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना। हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को साफ करके खेती करते हैं, फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे पहले वाली भूमि पर कटाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अगर हम पॉइंट पॉइंट की बात करें तो यहां पर वनों का नाश, दूसरा कारण पशुचारण और तीसरा झूमिंग कृषि। अगली हम बात करेंगे पवन अपरदन। पवन अपरदन इस तरह का कटाव वनस्पति का आवरण हटने से होता है। यदि जो वनस्पति है पृथ्वी पर, ऊपरी परत पर हमारी जो पृथ्वी पर वनस्पति है, अगर उसका वनस्पति का आवरण अगर हट जाता है, वनस्पति हटा दी जाती है किसी भी कारण से, तो वहां पर पवन अपरदन होता है। और भारी वर्षा, मिट्टी का कटाव भारी वर्षा से होता है, क्योंकि
मिट्टी कटकर बह जाती है। तो ये 5 कारण हो गए। पहला कारण वनों का विनाश या वनों का नाश, दूसरा कारण पशुचारण, तीसरा झूमिंग खेती, फिर मृदा अपरदन यानी कि ये वनस्पति के आवरण को हटने से होता है, और भारी वर्षा। ये कारण है हमारे क्या है, मृदा अपरदन के कारण है। अब हम अगले प्रश्न की बात करें कि मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। मृदा का संरक्षण कैसे कैसे किया जा सकता है वो बताना है। तो पहला, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। कौन से तरीके अपनाएं? वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं। तो हम इसका पॉइंट याद रख सकते हैं, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाना। दूसरा, मृदा या मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों का भी प्रयोग में लाना। हम रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग तो कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ हमें जैविक खादों को प्रयोग भी करेंगे। जैविक खादों को प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, मृदा का संरक्षण होगा। वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोकना, यह भी मृदा संरक्षण है। सीधी बात है, मिट्टी के कटाव को रोकना या मिट्टी के जो बहाव की प्रक्रिया उसको रोकना ही मृदा संरक्षण है। तो यहां पर वृक्ष लगाकर, नदियों पर बांध बनाकर जल के तीव्र प्रवाह को रोककर भूमि के कटाव को रोकना। नदियों पर बांध बनाकर भी ऐसा काम किया जा सकता है, मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। और पर्वतीय भागों में, जहां पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर सीढ़ी नुमा खेती करके, सीढ़ी नुमा खेत बना करके भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। और भी उपाय हैं, खेतों की ऊंची मेड़ बनाना, खेतों में ऊंची ऊंची मेड़ बना दी जाए, जिससे भी क्या होगा, मृदा का संरक्षण होगा। और ग्रामीण खेतों में चारागाहों का विकास करना, ग्रामीण खेतों में चारागाहों का विकास करना, इससे भी क्या होगा, जब चारागाहों का विकास होगा इससे भी क्या होगा, मृदा संरक्षण किया जा सकेगा। तो ये कारण हो गए, ये हमारे वो ऐसे उपाय हो गए जिनकी वजह से हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, जैव विविधता में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य की अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती हैं। ये हमारे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य की अनेक जातियां उपजातियां पाई जाती हैं। अर्थात विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को ही जैव विविधता कहा जाता है। और जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है जो कि 2024 की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान लिखिए। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम जो कि कब बना, 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। वन में रहने वाले जीवों के रहने के लिए और उनके रक्षण के लिए अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार के प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर जोर दिया गया। तो अपन क्या याद रखेंगे इसमें से कि जो भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, इसके क्या प्रावधान थे? तो इसमें क्या हुआ, इसमें कई प्रकार के प्रावधान थे, जिसमें सारे भारत की रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई, संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार का प्रतिबंध लगाया गया और वन्य जीव आवासों पर कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने के पर प्रयास किया गया, प्रावधान बनाए गए। अगला प्रश्न है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? यह प्रश्न वर्ष 2023 की परीक्षा में आ चुका है। इसमें हमें बताना है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़कों का ज्यादा महत्व है। क्यों है, देखते हैं। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है, यानी रेलवे लाइन बिछाने में और रेल के संचालन में बहुत खर्च होता है, जबकि सड़कों के निर्माण में लागत बहुत कम आती। तो एक कारण हो गया ये सड़क परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है कि लागत बहुत कम रहती है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अगर कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह है और ऐसे भूभाग हैं जहां पर रेल चलाना संभव नहीं है परंतु सड़कें बनाई जा सकती हैं, तो अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता
तथा पहाड़ी क्षेत्र में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अधिक ढाल वाली जगह है, जहां पर ऊंचाई नीचे बहुत है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, परंतु रेल परिवहन को वहां चलाना संभव नहीं है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़क मितव्ययी है। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीली, यानी जब कम लोगों को जाना हो, कम दूरी की यात्रा करना हो, कम वस्तुओं का परिवहन करना हो, तो सड़क परिवहन हमें सस्ता पड़ता है। तो ये सब कारण है, ये हम बता सकते हैं कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। और भी कारण है, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। कौन? सड़क परिवहन। आपके हर घर में रेल नहीं आ सकती, पर सड़क हर घर से जुड़ी होती है, तो यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन को भी जोड़ती हैं, वायु और समुद्री पत्तन को, सभी को सड़कें जोड़ती हैं। हमें यहां बताना है सड़क परिवहन ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, या सड़कों का महत्व बता देंगे। आगे प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। वर्ष 2022 में आ चुका है। गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन आरंभ किया, या हम लिखें कि असहयोग आंदोलन के 4 कारण इस प्रकार हैं। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि कब से 1914 से 1918 तक लड़ा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपनी कर वसूल करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी भारत की दशा बहुत दयनीय थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपनी कर वसूली, जो टैक्स लेने की नीति थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अतः किसानों व व्यापारियों में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना थी। तो पहला कारण यही हो गया कि भारत की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी और सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने कर वसूल करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। अगला कारण है, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक आश्वासन दिए थे। भारतीय लोगों को, भारतीय सैनिकों को उसमें शामिल किया और कई आश्वासन दिए थे, और यानी भरोसा दिलाया था कि हम ऐसा करेंगे, आपको कई सुविधाएं देंगे, जिन्हें बाद में पूरा नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष की भावना फैल गई। तो यह भी कारण है असहयोग आंदोलन का। तीसरा कारण है, लिखना है कि ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित करके 1919 में रॉलेट एक्ट पारित करके जनता में व्यापक असंतोष की भावना पैदा कर दी। यानी रॉलेट एक्ट का पारित होना भी क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का एक कारण बना। चौथा कारण है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड से भी ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिला। यानी जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसके पश्चात भी ब्रिटिश शासन के विरोध में लोगों ने कई प्रकार के आंदोलन करने का प्रयास किया, समूह बनाए। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे हम अगले प्रश्न की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। वर्ष 2024, यानी हमें बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, उसमें महिलाओं ने किस प्रकार से भागीदारी की, कैसे वो शामिल रही, क्या उन्होंने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, बहुत बड़ी मात्रा में शामिल हुई। गांधी जी के नमक सत्याग्रह, यहां सत्य लिखा है, नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों स्त्रियां उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। गांधी जी जब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते थे नमक सत्याग्रह में, तो जहां पर भी वो रुकते थे, वहां पर कई स्त्रियां उनकी बातों को सुनने के लिए बाहर आ जाती थीं। महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, जब जुलूस निकलते थे उसमें भी महिलाएं शामिल हुई, नमक भी बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की, और बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। आगे, शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थीं। शहरी क्षेत्र में ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थीं। अपन ऐसा जाति अगर नहीं भी लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में भी महिलाएं बहुत सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में भी महिलाएं सक्रिय थीं और गांव में भी महिलाएं इस आंदोलन में भाग ले रही थीं। इस आंदोलन के दौरान अनुभव किया गया कि गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा।
यानी महिलाएं भी देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए अपने घर से निकलकर इस आंदोलन में शामिल होने लगी। तो ये सब हमें बता देना है, सबने अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख। प्रश्न क्रमांक 93 है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के 4 कारण लिखिए। वर्ष 2022 में पूछा जा चुका है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के 4 कारण। तो राष्ट्रवाद की भावना तब बनती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वह एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, कोई मिलीजुली ऐसी बात देख लेते हैं, तो हम उसे राष्ट्रवाद की भावना से मानते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण इस प्रकार हैं। पहला, सामूहिक अपनेपन की भावना। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। तो यहां पर राष्ट्र में जो कई प्रकार के संघर्ष हुए, उसकी वजह से सामूहिक अपनेपन की भावना आई। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। कई और भी गतिविधियां हुई जिनकी वजह से राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना में और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, उस समय लोक कथाएं भी ऐसी बनी गई, तैयार की गई जो कही जाती थी। कुछ गीत तैयार किए गए, चित्र, प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। यानी राष्ट्रवाद में गीतों ने, कथाओं ने, चित्र, प्रतीक आदि सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपनी मदद की। राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर से अंकित की जाती थी। राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। उस समय एक भारत माता की छवि भी तैयार की गई थी और देश को एक माता माना जाने लगा, उसकी पूजा की जाने लगी। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। तो इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 93 जो कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के कारण पूछे, तो हम यहां बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 94 जो कि वर्ष 2022 में आया। स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग से क्या अर्थ है? स्टेपलर क्या है? स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता था या छांटता है, उसे क्या कहते हैं? स्टेपलर। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी कि चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, उसे फुलर कहा जाता है। अगला है कार्डिंग। तो कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 95 पर आते हैं। इसमें प्रश्न है कि बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों थी? वर्ष 2023 में आया है। इसमें बताना है कि कई ऐसे उद्योग हैं जिसमें श्रमिकों की मांग मौसम के साथ, कभी किसी एक मौसम में मांग बढ़ जाती है मजदूरों की और कभी कम हो जाती है, तो इसके बारे में बताना है। तो बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद जब कोई काम का सीजन निकल गया तो गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते, मतलब उन्हें रोजगार से हटा दिया जाता था। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते थे जहां इस समय कार्य निकलने लगता था, यानी किसी एक मौसम में काम मिल जाता था और बाद में वो बेरोजगार हो जाते थे। लेकिन ज्यादातर शहर में ही छोटा मोटा कार्य ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी सरल कार्य नहीं था, मतलब उस समय रोजगार भी नहीं थे। तो बहुत से लोगों को क्या है, किसी मौसम में काम मिल जाता था और किसी मौसम में काम नहीं मिल पाता था। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों थी, तो ये बताना। प्रश्न 96 जो कि वर्ष 2023 में पूछा जा चुका है। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं। यहां पर सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है, वह संघीय सरकार की विशेषता है। अगली विशेषता है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। सरकारें भले ही 2 स्तर की हों या 2 से अधिक स्तर की, 3 स्तर की हों, परंतु वह एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। किंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का
उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीनों ही प्रकार या दो प्रकार की सरकारें होती हैं, उनका सब कानून बनाने के मामले में या कर वसूल करने के मामले में प्रशासन करने का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होते हैं, यानी संविधान में उनका उल्लेख रहता है कि किस सरकार के अधिकार क्षेत्र कितना है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार को गारंटी और सुरक्षा भी प्रदान करता है। अगला इसका बिंदु है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। संघीय सरकार के मामले में बताया जा रहा है कि संविधान के मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अगला बिंदु है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी दोनों ही प्रकार, दोनों ही स्तर की सरकारों के जो अधिकार हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? अदालतों को है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगर किसी कारण से अलग अलग जो विभिन्न स्तर की सरकार उनमें कोई विवाद हो जाता है तो उनके निर्णय करने के लिए कौन भूमिका निभाता है? सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगला बिंदु है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यानी कौन सी सरकार कहां से कर वसूलेगी, कहां से उनकी आय की प्राप्ति होगी, इसके लिए अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा बनाना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। तो इस प्रकार से ये हमारी ये विशेषताएं हैं, क्या संघीय शासन की विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 97, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी संघीय शासन और एकात्मक शासन में अंतर बताना है। तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता यानी पूरी जो ताकत है, शक्ति है, वह केंद्रीय प्राधिकार, केंद्रीय सरकार के पास होती है। और यहां पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। यानी कि केंद्रीय सत्ता के पास भी रहती है और उसकी आनुषंगिक इकाइयां, मतलब जो अलग अलग राज्य हैं, उनके पास भी शक्तियों का बंटवारा होता है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इनमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। यानी पूरे देश की जो सरकार रहती है उसके जिम्मे क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, यानी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों की राज्य स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। यह हो गई कौन सी? संघीय शासन व्यवस्था। अब हम बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। कितने स्तर होते हैं शासन के? एक ही स्तर होता है, क्योंकि उसका नाम एकात्मक व्यवस्था। बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। मतलब क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था में राज्य की सत्ता भी सर्वोपरि बनी रहती है और जो हमारी केंद्रीय सत्ता है उसकी सत्ता भी सर्वोपरि बनी रहती है। यानी दोनों की शक्तियां अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन यहां पर कौन शक्तिशाली हो जाता है? एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। यह दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। तो ये आपने देख लिया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 98,
राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वर्ष 2022 में आ चुका है प्रश्न, राजनीतिक दल की विशेषताएं। तो राजनीतिक दल की कुछ विशेषताएं हैं। अपने विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत बनाना, यह जनता से अपने पक्ष में करना चाहते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि अपने विचारों के लिए जनता से समर्थन मांगते रहते हैं। निरंतर जनमत बनाना, एक विधान द्वारा संगठित और संचालित होना, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना। राजनीतिक दलों की यह भी विशेषता है, निर्वाचन आयोग में इनका पंजीकरण होता है और पहचान हेतु इनका एक चुनाव चिन्ह भी होता है। प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन में विजय प्राप्त करना, यानी चुनाव में जीत हासिल करना और सत्ता प्राप्त करना। शासक दल पर निगाह रखते हुए जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करना। यदि कभी अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं, विपक्षी दल बन जाते हैं, तो फिर शासक दल की पर निगाह रखेंगे और जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनमत को तैयार करेंगे। प्रश्न क्रमांक 99 पर आ चुके हैं। अब हम इस प्रश्न में पूछा है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दें। यानी हमें यह बताना है कि राजनीतिक दलों में क्या सुधार किया जा सकता है और अच्छा बनाने के लिए क्या सुधार किया जा सकता है। इसी को अथवा में है कि राजनीतिक दलों को सुधारने हेतु किए गए कुछ प्रयासों और सुझाव को बताइए। यह वर्ष 2024 और 25 में प्रश्न आ चुका है। अपन इसका उत्तर देखते हैं। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए कुछ सुझाव हैं। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। यह बहुत जरूरी था, यह संशोधन हो गया है, संविधान में संशोधन हो गया। दल बदल कानून पर रोक लगा दी कि बहुत से पहले क्या करते थे, विधायक सांसद चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को बदल देते थे, तो अब वो दल बदल करने से रोक लगा दी गई है। अगला जो बिंदु है कि उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया। जब वह चुनाव लड़ते हैं तो अपना जो नामांकन दाखिल करते हैं तब उन्हें एक शपथ पत्र देना होता है, जिसमें अपनी संपत्ति के बारे में और अपने खिलाफ चल रहे जो भी केस हैं, आपराधिक मामले, उनकी जानकारी देना होती है। अगला बिंदु है चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी कर दिया है। इसमें ये बिंदु थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आ रहा समझ में, सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव करना, तो हम इसको ये कर सकते हैं इतना कि आयकर रिटर्न भरना सभी दलों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया गया। आयकर रिटर्न भरना जरूरी बना दिया गया है। अगला बिंदु है राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दें, यह भी इसमें बदलाव किया जा रहा है। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए, यानी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए, यह भी एक सुझाव है। किसके लिए? राजनीतिक दलों को सुधारने का सुझाव। अगला है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। तो ये वो उपाय हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक दलों को और अच्छा बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 100। तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो आपने अर्थशास्त्र की पुस्तक के अंदर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक को पढ़ा होगा, तो हम यहां पर देखेंगे तृतीय क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी श्रेणी है, तीसरी कोटि भी है, जो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। यह गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, मतलब तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती, मतलब उन्हें हमें यातायात के साधनों की जरूरत पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है, वस्तुओं को ले जाने की जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार करने या बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। परिवहन,
भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर प्रश्न क्रमांक 100 तक हल कर लिए हैं, समझ लिए हैं। थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, लेकिन वीडियो बस लंबा हो रहा है, इस वजह से वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पूरे जितने प्रश्न हैं अब इनका समापन कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जब समय मिले तो अगला वीडियो भी जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।